सेक्शुअल समानता के लिए आप किसी भी धर्म जाति से ताल्लुकात रखें, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखें, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आप बदहाल रहोगे और नेता मालामाल रहेंगे। तो सोच बदलने हम लिखने हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा हमारे माननीय स्वराज सिंह जी करेंगे, शिक्षा के बारे में। जय भारत, विजय भारत। साथियों, ये सौभाग्य की बात है कि आज हम आपके बीच हैं। यहां जितने भी हम लोग हैं, हम सभी के अंग समान हैं। जैसे सभी की आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, सभी की समान आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट। सभी के अंग समान हैं और समान आवश्यकताएं हैं। ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान की उद्देशिका में जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को 3 प्रकार का अधिकार देता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की आजादी देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। सबके अंग समान हैं, समान आवश्यकताएं हैं। ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। ये संवैधानिक न्याय है और ये नैतिक न्याय है कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी को चाहिए, आज वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और आप भी लेते हैं, वो भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, वो भी खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी, हम भी खाना खाते हैं, वो भी कपड़ा पहनते हैं, हम भी कपड़ा पहनते हैं, वो भी मकान में रहते हैं, हम भी रहते हैं। क्या अंतर है उनमें हम में? सिर्फ अंतर है तो हमारी मानसिकता का। जब तक ये प्राकृतिक, ये नैतिक न्याय है और जब तक यहाँ नीतियां प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय, नैतिक न्याय के अनुरूप नहीं होंगी, राष्ट्र का ये संभव नहीं है। दोस्तों, इसका क्या कारण है कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम आज तक उसी असमानता में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले देश 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर अंग्रेज के नीचे राजा, राजा के नीचे जमींदार, जमींदार के नीचे जनता। देश आजाद हुआ, अंग्रेज चला गया, जमींदारी समाप्त हुई, सीधा बंटवारा राजा और जनता के बीच हुआ। जो राजा थे वही राजनीति में आए। नेहरू जी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, माधव सिंधिया, कर्ण सिंह, कमलनाथ जी, जूदेव जी, नटवर सिंह, हरि सिंह, डीपी सिंह, संजय सिंह, अजय सिंह, चाहे राजनाथ जी हो चाहे राजा भैया हो, राजनीति में आए, बड़े राजनेता हुए, रियासत समाप्त हुई तो व्यापार पर ध्यान दिया। किसी ने कार की फैक्ट्री लगाई, कपड़े का मिल लगाया, आयात निर्यात पर ध्यान दिया। तो राजा, राजनेता, व्यापारी तीनों एक ही हुए। आबादी बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी घटेगी, मजदूरी घटेगी तो नौकर गुलाम सस्ते में मिलेगा, इसलिए आबादी बढ़ाई गई। और महंगाई बढ़ेगी तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। जहाज के किराए 50% घटा दिए गए और रेल के किराए बढ़ा दिए गए। यहाँ अमीर का सब सामान सस्ता है और गरीब का सब सामान महंगा है। इसलिए तो सही अर्थों में जो राजा थे वो 2 प्रकार के थे, देश के वफादार और अंग्रेजों के वफादार। जो देश के वफादार थे उनको तो अंग्रेजों ने फांसी लगा दी, गोली मार दी, वो किसी भी जाति धर्म के थे। और जो अंग्रेजों के वफादार काले अंग्रेज थे वही लोग सत्ता में आए। तो सही अर्थों में हम आजाद नहीं हुए, आजादी का वहम पाल बैठे।
दोस्तों, अगर कोई हम में से निकला तो नया राजा बनने की चाहत पाल बैठा, न वो भगत सिंह निकला, न वो सुभाष चंद्र बोस निकला और न वो डॉक्टर अंबेडकर निकला। आज जिससे पूछो क्या कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चे पाले होते, ये बच्चे तो कुत्ते भी पाल लेते हैं। सूरी जैसा जानवर अपने बच्चे को नहीं उठाने देता, बकरी बत्तख मुर्गी जैसा जानवर मर उतारू हो जाता है। बंदरिया मरे बच्चे को 6 महीने तक सीने से लगाई रहती है जब तक नए बच्चे को जन्म दे अथवा गर्भधारण ना करे। इसका अर्थ है अभी हम जानवरों से पीछे हैं सोच में। दोस्त, इंसान कहां से बनेंगे? इंसान वो है जो इंसानियत के साथ जिए। इंसानियत है दूसरों के दुख दर्द को कम करे अथवा कम करने में मदद करे। ये लड़ाई आजादी की तीसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, देश की आजादी की लड़ाई। दूसरी लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर लड़ी थी, राजनीतिक आजादी की लड़ाई। तीसरी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि बीमार हम चाहे ऑपरेशन किसी और का हो, दवा कोई और खाए, परहेज कोई और करे, पैसा कोई और खर्च करे और लाभ हमें मिले। इसलिए सहयोग करने वाले लोग अमीर होते जाते हैं और मांगने वाला भिखारी और कंगाल हो जाता है। इस देने लेने में गड़बड़ी है जिसे आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ नेता भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, व्यापारी भ्रष्ट है। हम सब भी ईमानदार हैं कब तक? जब तक बेईमानी करने का मौका न मिले। हर व्यक्ति बेईमानी करेगा तो कहां जाएगा ये देश? गर्त में जहां जा रहा है। क्या होगा इस देश का? गुलाम हो जाएगा। पहले भी हम छोटे से देश इंग्लैंड के मुट्ठी भर अंग्रेजों के 200 वर्ष गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए जीते थे और हम परिवार के लिए जीते थे और आज भी जीते हैं। क्यों करता है बेईमानी? क्योंकि जितना व्यक्ति मेहनत करता और ईमानदार है, अभाव का जीवन जीता है, अपमान सहता है, जितना व्यक्ति हेराफेरी करता है, इतना व्यक्ति सुविधाओं से जीवन जीता है, लोग उसका आदर करते हैं, बड़ा आदमी है, इससे प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। करेगा कब तक? जब तक व्यक्ति के साथ परिवार का दायित्व रहेगा। हेरा फेरी व्यक्ति करेगा ही। इसके लिए हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते, हालात का विरोध करते हैं। दोस्तों, ये आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है शिक्षा की। ये कहा गया है, महात्मा फुले ने कहा था कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति को गति गई, गति का धन चला गया। तो सबसे पहले उस समाज की शिक्षा काट दो। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो शिक्षा देंगे, उन्होंने 2 तरह की शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू की। 6 से 14 साल तक के बच्चे को भारत के संविधान की धारा 14 में, अनुच्छेद 14 में विधि के सम्मत समानता का अधिकार हमको दिया गया है। संविधान की धारा 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। संविधान की धारा 45 में 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के पोषण की व्यवस्था करने की और शिक्षित करने की बात कही गई है। 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को शिक्षा के विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। और 51 के में 11 में ये मूल अधिकार जोड़ा गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराएगा 6 से 14 साल तक के बच्चे को, जिससे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। संविधान में प्रदत्त इतने अधिकारों के बावजूद भी यहाँ के नियम लोगों की साफ नहीं है, इसलिए इसमें दोहरी नीति लागू की गई है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग नीतियां बनाते हैं, किसी ने कहा है कि राष्ट्र का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में सुरक्षित है, विद्यालय राष्ट्र की निर्माणशाला है। डॉक्टर मंडेला का कथन है कि शिक्षा के बल पर संसार को बदला जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए दहाड़ से सुनकर, इस दहाड़ से डरने की वजह से गरीब के, क्योंकि संसार में कभी भी भौतिक रूप से उपलब्ध संपन्न लोगों में से कोई भी महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, इसलिए इस गरीब से राष्ट्र के विकास में रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की गई। आप ये देख रहे हैं, ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के हित में है,
तो क्या जिन्होंने व्यवस्था लागू की अपने बच्चे को उसी पैटर्न पर शिक्षा दिलाते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि नीतियां तो दोषपूर्ण हैं ही, नीयत भी साफ नहीं है। जिन लोगों के कंधे पर राष्ट्र निर्माण का दायित्व हो, यदि वो व्यक्ति ऐसा संगीन संज्ञेय अपराध और कुकृत्य करते हैं, वो सही अर्थों में राष्ट्रद्रोह के हकदार हैं। साथियों, शैक्षिक समानता के लिए हमारे साथियों ने, चूंकि यह आर्थिक समानता का पहला चरण है, ये बात 5 लोगों ने कही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक गुलामी से छुटकारा पाना ही नहीं है, देश की संपत्ति का समान बंटवारा, जात पात व सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों से मुक्ति, सांप्रदायिकता व धर्मांता को जड़ से उखाड़ फेंकना ही सच्ची आजादी होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वीर सावरकर जी ने कहा था कि अमीर हमेशा गरीब पर शासन करेगा। आर्थिक समानता के अभाव में भाईचारे की बात सिर्फ एक सपना है, जिसका ताजा उदाहरण प्रमोद महाजन टूडू महाजन का है। जिस प्रमोद महाजन को 40,000 करोड़ था, उसने अपने भाई को एक को नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जिसने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया हो, एक ही स्कूल में शिक्षा पाई हो, एक ही बर्तन में खाना खाया हो, एक ही परिवार में रहे हो, क्या अंतर था कि भाई को भाई मानने से इनकार कर दिया? ये अंतर था आर्थिक समानता का। जब तक ये आर्थिक समानता रहेगी, यहां भाईचारा नहीं हो सकता। तीसरा, महात्मा गांधी ने कहा आर्थिक समता अहिंसक स्वराज की कुंजी है। जब तक धन की बराबरी नहीं होगी, हिंसा लूटपाट होगी ही। लेकिन यह खेदपूर्ण है, जितना ज्यादा कमाता है इतना ही ज्यादा बेईमान नजर आता है, जबकि बेईमानी और चोरी करने वाले लोग भूखे नंगे होने चाहिए। ये जानकर बेहद दुख होता है। इसके बाद शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश में निजी संपत्ति का अधिकार रहेगा, तब तक आम नागरिक को आजादी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आजादी के 68 वर्ष बाद किसी भी राजनेता, राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक समानता की बात नहीं की। इसका अर्थ है कि आप आजाद देश के आजाद नहीं, बल्कि आप आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। आपको पुनः गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सारा जीवन लगाकर राजा फकीर को बराबर किया और अंत में कहा कि आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता अर्थहीन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हमारा, जबकि आज अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, अम्बेडकरवाद है क्या? निस्वार्थ भाव से शिक्षा हासिल करके मानवता के हित में निस्वार्थ यदि उपयोग करें तो आप अम्बेडकरवादी हैं। जबकि हम देखते हैं यहां तो ये लोग छिपकली की तरह हैं। 1000 कीड़े खाकर छिपकली अम्बेडकर की मूर्ति के पीछे छिप जाती है और हम हाथ जोड़ लेते हैं कि अम्बेडकर जी के पीछे खड़ी है कम से कम। ये बात हमको सोचनी होगी। आज जरूरत वो लोग नहीं आएंगे, आज का जो वर्तमान व्यक्ति है उससे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। यदि बात आपको अपनी आजादी चाहिए तो आपको अपनी आजादी के लिए जो साथी यहां निकले हैं वो साथी बधाई के पात्र हैं। जो आप जीवन के महत्वपूर्ण समय से निकलकर इधर सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। आप लोग बधाई के साथ पात्र हैं। आप लोग जितना हो सके जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के हित में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और फिर सरकारों से नहीं होता है, ये बात आपको समझ लेनी होगी। आज हम बड़ी जब चर्चा होती है तो चर्चा होती है कि सरकार किसकी बन रही है। ये सरकार के बारे में आप विश्लेषण कर लें कि आजादी के 68 वर्षों में जो 59 वर्ष एक ही जाति विशेष, वर्ग विशेष की सरकार रही है, परिवार विशेष की, क्या उस समाज का हित हो पाया? विश्लेषण कर लें। जो आजादी से पहले पाला के नहीं लेता था, आज वो आशीर्वाद मांगता नजर आता है। जो परछाई से परिचय करता था, आज वो रिश्ता कायम करने में गर्व महसूस करता है। ऐसा प्रतीत होता, उसका हित नहीं हुआ। जो 1923 से 32 तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण विरोध करता था, 84 से मंडल कमीशन को विरोध करता था, सन 2000 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जयपुर राजस्थान से आरक्षण की मांग करता है, ये इंगित करता है कि उसका हित नहीं हो।
नवंबर 2006 में गोरखपुर नगर निगम में 2700 जगह सफाई कर्मचारी की नियुक्ति थी। 240 आवेदन पंडित भाइयों ने किए थे जो हालात के मारे हुए थे। पूरे देश में हड़कंप मचा था। क्या हो गया पंडित भाइयों को सम्मान क्यों रख दिया है? आज 9.5 साल गुजरे हैं। इस देश का कोई नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा में प्रधान भी बना है और सफाई कर्मी के तौर पर भर्ती करने का मौका मिला तो उसने भाई भतीजे बेटे को भर्ती किया है जो पहले दूसरों का भविष्य बताया करता था। गलत नीतियों के कारण आज वो अपना भविष्य नाली में तलाशता है। यदि आज भी सही सोच के साथ निर्णय नहीं लिया गया तो कल गटर में घुस के तलाशना पड़ेगा। जितने सुलभ शौचालय इस देश में हैं, ये प्रोजेक्ट बिंदेश्वरी पाठक का है, पाठक जी का है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जहां लैट्रिन करने के पैसे वसूल किए जाते हैं। 98% जगह पर आपको पंडित भाई बैठा मिलेगा, जिसके चार तरफ पाखाना, बीच में दौलत खाना, उससे लैट्रिन करने के पैसे वसूल करता है, आजीविका चलाता है और वही अपना गुजारा करता है। स्पष्ट हो जाता है उसका हित नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेने, तीन बार छत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय वीपी सिंह जी, वीर बहादुर राजनाथ सिंह जी। आज छत्रियों की स्थिति क्या है? बद से बदतर स्थिति में जाता हुआ दिखाई देता है। सम्मान खो रहा है, रोजगार से हट रहा है, खेती समाप्त हो रही है। कष्ट उनको ज्यादा होता है जो लोग खो रहे होते हैं। जिन्होंने पाया होता है उन्हें इसका एहसास कम होता है। सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की है जो सम्मान के साथ जीवन जीते थे। आज वो सम्मान के साथ तो छोड़ो, अपमानजनक जीवन भी कैसे जी पा रहे हैं, ये बात किसी के करीब से जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। आज इसके बाद 2 बार कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके समाज की स्थिति क्या है? 4 बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। 4 बार में दलितों का हित हो जाना चाहिए था। दलितों का हित हुआ हो न हुआ हो, लेकिन जो दलितों की बात करते थे उनका हित जरूर होता नजर आता है। 5 बार उत्तर प्रदेश में यादव जी की सरकार रही है। 1 बार कांग्रेस ने 6 महीने के लिए रामनेश यादव जी को बनाया था, ये कह के हटा दिया था कि रामनेश यादव वापस जाओ, घर पे जाकर भैंस चराओ। 3 बार मुलायम सिंह यादव रहे हैं। 5 बार उनका बेटा अखिलेश यादव रहा है। 5 बार में यादवों का हित हो जाना चाहिए था। ये तो भारतीय संविधान की धारा 340 के अंतर्गत जो मंडल कमीशन की संस्तुति की गई, जिसके आंदोलन लागू कराने में ओबीसी के व्यक्तियों का कोई योगदान नहीं था, वो बात वो जानते हैं, उन्हें समझना चाहिए। उस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर मात्र उत्तर प्रदेश में कुछ सजातीय लोग रोजगार देने में सफल रहे हैं। और पहले दलित सोचते थे कभी राष्ट्रपति नहीं बना तो KR नारायण जी बने, आम दलित के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर कहा चीफ जस्टिस नहीं बना, KG बालाकृष्ण रहे हैं, मई 2010 में रिटायर्ड हुए, आम दलित में कोई बदलाव नहीं आया। कल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, ज्योति भाई कल सबसे ज्यादा जो गरीब था, रिक्शा चलाता था, 3 से 9 बेचकर, सब्जी बेचकर, मेहनत मजदूरी करके वक्त गुजारा करता था, आज भी करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कल मनमोहन सिंह जी सिख थे, जो 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। सिख समाज के जो गरीब लोग थे, आज ये भूसा बेचकर, उपला बेचकर, दूध बेचकर, घास छिलकर, मेहनत मजदूरी करके, ताला चाबी सही करके अपना जीवन गुजारते हैं। और तो और जो 5800 निर्दोष सिख इंदिरा कांड के दौरान मारे गए थे, उनको न्याय तक नहीं दिला सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हित जाति धर्म के आधार पर नहीं, नीतियों के आधार पर होता है और नीतियां नीयत से बनाई जाती हैं। जिनकी नीयत साफ नहीं होगी वो लोग नीतियां नहीं बना सकते। दोस्तों, ये नियत का सवाल, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि बीमार हम हो, हम चाहें ऑपरेशन आपका हो, इंजेक्शन आपको लगे, दर्द आपको हो, दवा आप खाएं, परहेज आप करें, पैसा आप खर्च करें और लाभ मुझे मिले। यह नेता कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना दूंगा, शराब दूंगा, गाड़ी दूंगा, पोस्टर दूंगा, पैसा दूंगा और तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे लगता है नेता पागल हो गया, जनता ज्यादा अकलमंद हो गई है। वो आता है, उसकी बीमारी कट जाती है, वो 1 करोड़ खर्च करके 100 करोड़ का मालिक हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद साहब। कहाँ भैया? आइए 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 में
अरे बस आप हैं। तहसीलदार साहब हमारे लेकिन थोड़ा सा इधर आना एक ही बात आपका ज्ञापन कार्रवाई थैंक यू कोई बात नहीं, यही ड्रॉप करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ सर आप यहाँ तहसीलदार साहब को जी ने ज्ञापन प्राप्त किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी हमारे साथ यहाँ बैठे जीवन के महत्व से समय निकालकर उन्होंने सुनने का प्रयास किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और इस राष्ट्र के योगदान में किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये संसार का नियम है। ये कहा गया है कि संसार में जब जब शोषित, पीड़ित, अपमानित, अभावग्रस्त लोगों में से नेतृत्व पैदा हुआ है, संसार को दिशा मिली है। कभी भी जो भी साथी इस देश के हित में योगदान करना चाहते हैं, वो सभी उनका स्वागत है। हम अपेक्षा करते हैं इसमें जो भी जिससे बने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जो भी साथी सहयोग कर सकते भैया जितने बात ले लेंगे और सभी साथियों से इस बारे में सहयोग मांगे। ये बेबाक काम है देश के लिए, क्योंकि मांगना बहुत जटिल काम होता है। देने वालों की जिम्मेदारी इतनी बनती है, मांगने वालों की जिम्मेदारी उससे ज्यादा हुआ करती है। फिर भी इस आशा के साथ, और ये आप विश्वास कर सकते हैं कि जो भी आप एक भी पैसा सहयोग करेंगे, वो पैसा आपका सही जगह देश के निर्माण के योगदान में लगेगा। जाति नहीं, धर्म से ऊपर उसका सही मायने में आपका सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए हम लोग सुनने की इच्छा रखते हैं। सुनने की रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी पर 6 बात प्रभावी हैं। नंबर क्षेत्रवाद प्रभावी है भारत की वर्तमान राजनीति पर। क्षेत्रवाद प्रभावी है भारत की वर्तमान राजनीति पर। जिस प्रधानमंत्री का दायित्व होता है राष्ट्र के विकास के लिए योगदान करे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल वातावरण तैयार करे। मुख्यमंत्री जिसका दायित्व होता है प्रदेश के विकास के लिए योजना तैयार करे, वह राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल वातावरण। सांसद जिसका दायित्व होता है राष्ट्र के विकास में योगदान दे। विधायक जिसका दायित्व होता है प्रदेश के विकास में योगदान दे। यहाँ प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी तक और सांसद जी से विधायक जी तक सब कुछ क्षेत्र की चिंता है, क्षेत्रवाद प्रभावी है। इसका पहला उदाहरण, गांधी परिवार को सिर्फ रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट की चिंता सताती है, उन्हें और किसी देश में चिंतित होते नजर नहीं आते। पीवी नरसिंह राव जी हुए तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के नामदिया लोकसभा क्षेत्र विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया। एचडी देवगौड़ा जी हुए तो उन्होंने होसुर से बैंगलोर होकर 4 लाइन विशेष सड़क का निर्माण कराया। क्या वहां ट्रैफिक ज्यादा था? नहीं। उन्हें ये सिद्ध करना था कि हम कर्नाटक में बेंगलोर रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। आई.के. गुजराल साहब हुए तो उन्होंने 8,500 करोड़ रुपया पंजाब के लोगों का यह कहकर माफ कर दिया कि पंजाब के लोगों का भारत की आजादी में विशेष योगदान था। ये उनके त्याग और बलिदान का अपमान है। बलिदान की कीमत नहीं चुकाई जाती, मस्तक झुकाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कोई एक बेवा मां थी, उस मां का एक बेटा था, बेटे की नौकरी लगी और मां बूढ़ी हो चली। बेटे की शादी हो गई। मां ने बेटे से कहा, बेटा मेरा कोई सहारा तो है नहीं, तू मुझे अपने साथ ले जा। बेटा मां को अपने साथ ले गया। बेटे को साथ ले जाना, मां को साथ में बेटे की बहू को अच्छा नहीं लगा। मां बुजुर्ग थी, बीमार हुई, गंदगी करनी शुरू की। तो बहू ने कहा या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। बेटा बड़ा लायक था, मां को लेकर घर चला आया। मां ने बड़े दुखी मन से गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने इसे 9 माह घर में रखा है, अब मैं किसके सहारे जीऊं? तो बेटे ने जवाब दिया, जिस मकान में हम रहते हैं उसका किराया 300 रुपए है,
जबकि तेरे यहाँ तो जगह भी कम थी और मैं काफी परेशान रहा। 9 महीने का किराया 27 रुपये बनता है, तू भी चाहे तो अपना किराया ले ले। जैसे दोस्त नाटे जन देने का किराया नहीं चुकाया जा सकता, ऐसे देश पर शहीद होने वालों का किराया नहीं चुकाया जा सकता, उनके लिए मस्तक झुकाए जाते हैं। बल्कि सच ये था कि उन्हें वहां से चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लखनऊ के सौंदर्य के लिए 111 करोड़ रुपया पास किया, जब उड़ीसा में लोग भटभरी में अपने बच्चे बेच रहे थे और भूख से लोग मर रहे थे। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो भी रहे तो उन्हें बनारस की चिंता ज्यादा सताती नजर आती है। प्रदेश में जो भी जहां के मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, सभी को अपने अपने क्षेत्रों की चिंता सताती नजर आती है, उसके लिए ज्यादा काम करते जाते हैं। क्षेत्रवाद प्रभावी है भारत की वर्तमान राजनीति पर। दूसरा भाषावाद प्रभावी है। तमिलनाडु भाषाई शोषण की जड़ है। तमिलनाडु जाइए तमिल भाषी, केरल मलयालम भाषी, आंध्रा तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, उड़ीसा उड़िया, बंगाल बंगला, आसाम आसामी, मेघालय जैंतिया गारो खसिया, मणिपुर मणिपुरी, मिजोरम मिजो, नागालैंड नागा, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, कश्मीर कश्मीरी, राष्ट्रभाषा हिंदी। स्थानीय नेतृत्व भाषा के प्रति वफादार है, भाषावाद प्रभावी है। ये भाषाई शोषण की जड़ है। इसका पहला उदाहरण है 1999 में माननीय अटल जी के नेतृत्व में जब पहली बार सरकार बनी तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी ने समर्थन दिया, तो पहली शर्त रखी कि तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने अगर समर्थन दिया तो पहली शर्त रखी कि बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण उदाहरण, अब से कुछ समय पहले हरियाणा पंजाब में अब और फाजिलका पर पुणे पश्चिम की बात आरंभ की गई तो यह तय किया गया कि हिंदी भाषी हरियाणा दे जाए, पंजाबी भाषी पंजाब को। भाषावाद प्रभावी है, ये भाषाई शोषण की जड़ है। अगर संपूर्ण राष्ट्र में 3 भाषाएं कर दी जाए जैसे केरल में है, कोई भी क्षेत्रीय भाषा, प्रत्येक नागरिक प्रदेश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, जबकि हरियाणा में उल्टा है, पढ़ाई हिंदी जाती है, कोर्ट में काम अंग्रेजी में होता है, इसलिए जमींदारी प्रथा आज भी कायम है। राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ाई जाने के कारण प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, तो उड़ीसा के लोग अपने बच्चे नहीं बेचेंगे। आज वो बच्चे बेचने को मजबूर हैं कि वो हिंदी नहीं बोल सकते और हम उड़िया नहीं समझ सकते, और अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी पढ़ाए जाने के कारण संसार की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। जैसे केरल भारत की आबादी का 5% है, वहां से विदेश जाने लोगों की संख्या 20% होती है, जो केरल की आबादी का 50% निकल जाता है। आबादी घट जाती है, काम बढ़ जाता है, मजदूरी बढ़ जाती है। तो भाषावाद प्रभावी है। तीसरा, प्रांतवाद। यहां प्रांतवाद भी प्रभावी है। यहां प्रांतवाद की भावना तो है, राष्ट्रवाद की भावना का भाव है, क्योंकि नेतृत्व बनता है नागरिक से। आप किसी से पूछें जो बंगाल के रहने वाले हैं, वो कहेगा आप कौन हैं, तो कहेगा हम बंगाली हैं, हमारा बंगाल। हरियाणा के व्यक्ति से पता करें आप कहां से रहने वाले हैं, हमारा हरियाणा। पंजाब के व्यक्ति से पता करें आप कहां के रहने वाले हैं, सारा पंजाब। और आपसे पता किया जाए आप कहां के रहने वाले हैं, तो आप भी शायद देखते हैं हम यूपी के, हमारी यूपी। हम सब भारतीय होते हुए कोई अपने को भारतीय नहीं कहता। यह प्रांतवाद की भावना तो है, राष्ट्रवाद की भावना का भाव। इसका पहला उदाहरण तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी जल विवाद है, याद का नहीं, पुराना है। जल का बंटवारा सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर, सार्वभौमिक और सरमाई हल के आधार पर किया जा सकता है। नहीं हो पाता क्योंकि प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व अपने लिए अधिक जल की मांग करता है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली वासियों को पीने का पानी यह कहकर देना बंद कर दिया कि जब तक हमारी फसल नहीं भरेगी हम पानी नहीं देंगे। अरे भाई, दिल्ली का नागरिक, दिल्ली वासी भारत का नागरिक जब वो पानी के अभाव में जीवित नहीं रहेगा तो फसल का हम क्या करेंगे। ताजातरीन निकट उदाहरण, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाना, ये प्रांतवाद का ताजातरीन निकट उदाहरण है। यदि इसका समाधान समय रहते हुए नहीं खोजा गया तो एक नई समस्या खड़ी होने वाली है। प्रांतवाद प्रभावी है।
चौथा धर्मवाद। धर्मवाद प्रभावी है, वफादार नहीं है। अगर धर्म के प्रति वफादार होता तो कोई सहधर्मी की जैसे हिंदू की बेईमानी न करता, चोरी न करता, कत्ल न करता, डकैती, लूटमार, बलात्कार न करता। वफादार होता तो हिंदू का हित, अन्न का हित न करता, हिंदू से रिश्वत न मांगता, हिंदू के SC/ST के आरक्षण का विरोध न करता, हिंदू के मंडल कमीशन न करता। वफादार होता तो हिंदुओं की सरकार में असली हिंदू कहलाने वाला बनिया व्यापारी सरसों के तेल में जहर मिलाकर हिंदुओं को बिस्ते में वस्तु न बेचता, जिससे सैकड़ों लोग ड्रॉपसी की बीमारी में मौत के शिकार हुए। इसका सीधा अर्थ है कि हिंदू के प्रति वफादार नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आधे लोगों का, कई बड़े लोग हैं जिनका रोटी बेटी का रिश्ता मुस्लिम भाइयों के साथ है। आडवाणी जी के संधि है जो इस्लामिक कल्चर में बैठते हैं और 2000 करोड़ का गोश्त सप्लाई का बिजनेस है उनका, जिसमें उनका 50% की भागीदारी है। ये वो कड़वा सच है, जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। ये वफादार होता तो इसका सीधा अर्थ है कि हिंदू के प्रति वफादार नहीं। मुसलमान ने मुसलमान को देखा और देख कर कहा, वाले को सलाम, उनके तुम भी दीनी भाई, हम भी दीनी भाई। जो ये कहता है कि एक ही दर पे खड़े हो गए आब और हयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि मस्जिद में जाने के बाद सब बराबर हैं, वो मस्जिद के बाहर बराबरी बात नहीं करता। वफादार होता तो मुसलमान की बेईमानी न करता, चोरी न करता, कत्ल न करता, डकैती, लूटमार, बलात्कार न करता। वफादार होता मुसलमान का हित, अन्न का हित न करता, मुसलमान से रिश्वत मांगता। वफादार होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बनकर निर्दोष मुसलमान की हत्या नहीं कर डालता। वफादार होता तो जम्मू कश्मीर में पुलिस में भर्ती होने वाला मुसलमान भी निर्दोष मुसलमान को आतंकवादी बताकर एनकाउंटर नहीं करा देता। वफादार होता तो 70 वर्ष का अमीर बूढ़ा मुसलमान 14 वर्ष की गरीब मुसलमान लड़की के साथ निकाह नहीं करा लेता। जो कहता तुम्हारे दीनी भाइयों दीन की इमदाद करो, जब मदद की बात आती है तो 14 वर्ष की लड़की के साथ 70 साल का बुड्ढा निकाह के लिए पेशकश कर देता है। इसका सीधा अर्थ है कि मुसलमान भी मुसलमान के प्रति वफादार नहीं है। सिख ने कहा, आओ तुलसी गुरु भाई, अश्वी गुरु भाई, शास्त्री काल, ये सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब एक जैसे हैं। जैसे जैसे धर्म के असलियत को समझते गए, धर्म पर आधारित राजनीति सुकड़ती गई। ये मोदी भी धर्म पर आधारित राजनीति का नहीं बने हैं, कांग्रेस भ्रष्ट साबित हुई और विकल्पहीनता के रूप में व्यक्तिगत तौर से उस आदमी को जो मीडिया ने पेश किया उसे लाइक किया गया, इसलिए परिवर्तन हुआ। आज धर्मवाद प्रभावी है, वफादार नहीं है, आज मान्यताएं टूटी हैं। 5वां जातिवाद प्रभावी है, वफादार नहीं है। जाति के प्रति वफादार होता कोई सजाती की बेईमानी नहीं करता, जबकि यहां भाई की बेईमानी कर लेता है, भाई बहन की बेईमानी कर लेता है, बहन भाई की बेईमानी कर लेती है। आपने केस सुने होंगे, कहीं ज्यादा पैसे लेके भाई चला गया तो बहन ने पति के साथ मिलकर बर्बाद दिया। पिता पुत्र की और पुत्र पिता की बेईमानी कर लेता है। यहां तक तो ठीक नहीं है, आजीवन साथ निभाने का वचन देने वाली पत्नी पति की बेईमानी कर लेती है। जहर दे, मार दे, दूसरी शादी कर ले, पति महोदय कम नहीं। मिट्टी का तेल डाल के जला के मारने वालों में 98% पति मिलेंगे। मुझे नहीं लगता जाति में कोई चीज है। वफादार होता तो कोई सजाती की बेईमानी नहीं करता, चोरी न करता, कत्ल न करता, डकैती, लूटमार, बलात्कार न करता। वफादार होता कोई सजाती रिश्वत मांगता। वफादार होता जो ये कहते हैं कि जातियां भगवान ने बनाई हैं। वो गरीब सजाती की लड़की की शादी पूछते हैं क्या शादी करेंगे, तो कहते हैं अरे जैसी सुई वैसा धागा डालते हैं, मेरे लायक नहीं है। जो गरीब सजाती की लड़की की शादी अपनी लड़की करने से इंकार कर देता है, वो अपनी लड़की की शादी नीची जाति में जन्मे चमारा IPS IAS के साथ न कर देता। आज लाखों धर्म मिलेंगे, इसका सीधा से जातिवाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। जातिवाद तो राजनेताओं के द्वारा तैयार किया गया वो कवच है जो विवेकशीलता समाप्त करके, विवेकहीनता पैदा करके निकम्मे भ्रष्ट राजनेताओं को संरक्षण देता है। जातिवाद की जरूरत राजनेता को है, आपको नहीं। जातिवाद प्रभावी है, वफादार नहीं है। आज मान्यताएं समाप्त हुई है। दोस्तों, छठा वर्गवाद, संसार 2 वर्ग है, अमीर और गरीब। भारत में अमीरों की संख्या लगभग 1100 है, जिनमें 625 राजा, 270 के उद्योगपति, 210 के राजनेता, जिनके पास देश का 83% धन है। ये रिपोर्ट छपी है, एक अंदर 2 लाख करोड़ होना चाहिए।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके यहां भी कोई ना कोई है, एक आध जरूर ऐसा। इसके बाद से 17% का 14% धन मध्यम दर्जे के उद्योगपति के पास, जो एक साल में शुद्ध मुनाफा 200 करोड़ कमाता हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टर, जिस पर 200 तक 200 का, इससे नीचे ना हो। मठाधीश, मौलाना हो, भंते हो, ग्रंथी हो, इनके पास मोटा धन है। और इसके बाद 1 लाख का कर्मचारी, जिसमें IPS, IAS, IFS, IRS, एक्साइज, कस्टम में कमिश्नर से कम ना हो, जिससे 200 करोड़ से कम श्रेणी नहीं आता। शेष तो 3% धन में 99.5% लोग जीवन यापन करते हैं। यहाँ का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के दुख से दुखी नहीं चाहता कि हम आपके बराबर में जाएं। तो ऊपर वाला इसीलिए यही मानसिकता हमको गुलाम बनाए हुए है। ये सरकार कहती है कि आपकी कर्जे में भागीदारी है, 44,000 रुपए पर हेड कर्जा है। जब कर्जे में आपकी भागीदारी, संपत्ति में क्यों नहीं भाई? कर्जे में भागीदारी हमारी है और संपत्ति में भागीदारी तुम्हारी। ये आजादी की लड़ाई हर आपको लड़नी होगी। यहां आज आप किसी भी गांव में देखेंगे तो तहसील में बैठते हैं तो 100 बीघे जमीन वाला व्यक्ति नहीं मिलता। यदि किसी 100 बीघे जमीन है और 4 बच्चे हैं तो 25 बीघे रह जाती है। बच्चों के 4 बच्चे हो जाए 6.25 बीघे रह जाएगी। दादा के सामने पोते पोती जवान हो जाते हैं। ऐसे जमींदार बहुत मिलेंगे। दादा पे 100 बीघे, पोते पे 2 बीघे, नशा 100 बीघे के हिस्से में 2 बीघे। उनके आने वाला भविष्य कैसा आप सोच सकते हैं? महिला, पुरुष और बच्चे, पीड़ित व्यक्ति औसत लगाया जाए तो 1 बीघा जमीन एवरेज नहीं आती। तो आने वाले 10 वर्षों में खाने को अनाज उपलब्ध नहीं होगा, जिस हिसाब से आबादी बढ़ाई जा रही है। आज किसी गांव में 1000 परिवार हैं, 10 वर्ष में संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। वर्तमान में 50 परिवार ऐसे होंगे जिन पर जरूरत अनाज होगा और 1950 परिवार ऐसे होंगे जिन पर 1 महीने 10 महीने तक हो, 2 महीने के ना हो। तो उस 2 महीने में वो 1950 परिवार उन संपन्न परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं जो अब तक नशे में जिए हैं। उनको ये समझना होगा कि राष्ट्रीय मुख्यधारा में आर्थिक समानता में उन्हें सहवाग के साथ लड़ाई लड़नी होगी। खेती समाप्त हो जाती है। देश की आबादी 100 करोड़ से अधिक है। 1% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। 1 करोड़ 86 लाख लोग अर्ध सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में थे। जब से उदारीकरण शुरू किया गया लगभग 36 लाख छटनी हो गया। कुल नौकरियों की संख्या 1 करोड़ सरकारी, 1.5 करोड़ गैर सरकारी, 2.5 करोड़ हो जाती है। इसे 2.5% मान लें। जब तक ये नीतियां नहीं बदली जाती 97.5% लोग बेरोजगार रहेंगे ही। सरकार किसी की आए किसी की जाए, कोई जीते कोई हारे, वोट किसी को दे किसी को ना दे। यदि आरक्षण की बात कही जाए तो आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरी 1%, 1 करोड़ में 18% रिजर्वेशन, 18 लाख लोग लगेंगे शेड्यूल कास्ट के। 18 लाख लोग आपको एक ही जाति विशेष के दिल्ली पर मिल जाएंगे, जिस दिल्ली में 9 जिले हैं, जबकि पूरे देश में 654 जिलों का उस एक जाति का एक व्यक्ति नहीं लगेगा, जबकि उस आरक्षण में 1500 जातियां हैं। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं है। तो आरक्षण की मांग करने वाले लोग इन शेड्यूल कास्ट में हम में से जो पढ़ लिख कर आगे गए पहुंचे, शेड्यूल कास्ट में आरक्षण मांगने वाले लोग जो आगे पहुंचे, जिस पिताजी ने घास खोद के पढ़ाया हो, घी लेकर जाए तो पिताजी को नौकर बता दे, ना मां को नौकरानी बता के अस्पताल भर्ती करा दे, भाई से कहते तुझे बाबू जी भगा दूंगा मैं, जाति छिपा कर रहने लगे, दूसरे समाज की लड़की से शादी कर ले, वो सब कुछ भूल सकता आरक्षण को नहीं। दूसरा, आरक्षण का विरोध करने वाले लोग वो भी कितने विवेकशील हैं। यदि आरक्षण नहीं रहेगा तो 18 लाख 200 लोग लग जाएंगे, 97.5% का क्या होगा, वो भी कितने विवेकशील हैं। आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग पक्ष विपक्ष में तीनों कितने विवेकशील आप सोच सकते हैं। चौथा, हर नौकरी करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उसके स्थान पर उसी की संतान लगा दी जाए। काश किसी पर 4 बच्चे हैं तो 1 लग जाएगा, 3 का क्या होगा। अगर ऐसे ही लगते तो जिनके पहले लगे हुए थे क्या गारंटी है, उनके नहीं लगे, क्या गारंटी आपके लग जाएंगे। अगर ऐसे ही लगेंगे तो जिनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनके पिताजी सर्विस नहीं करते हैं, क्या उनका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं होगा। यह भी कोई समाधान नजर नहीं आता। महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे योग व्यक्ति ने इस आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ी होगी। क्या वो नहीं जानते थे कोई समाधान नहीं है? जानते थे, फिर ये लड़ाई क्यों लड़ी? इसलिए लड़ी थी, वो जानते थे जब ये लोग सामाजिक आर्थिक से कमजोर हैं, जब ये शासन प्रशासन पहुंचेंगे, इनकी भागीदारी होगी, इनकी आर्थिक से मजबूत होगी, तो ये उसका 10% पैसा कमाकर, क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर इसे समानता की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो यहां से निकल और आगे बढ़ता गया वो अपने बच्चे पालने लगता गया और आरक्षण से एक नया वर्ग पैदा हो गया है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं।
यहाँ खेती नौकरी दोनों समाप्त हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ नेता भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, व्यापारी भ्रष्ट है, हम सब ईमानदार हैं कब तक? जब तक हेरा फेरी करने का मौका ना मिले। हर व्यक्ति हेरा फेरी करेगा तो कहां जाएगा ये देश? गर्त में जहां जा रहा है। क्या होगा इस देश का? गुलाम हो जाएगा। पहले भी आप छोटे से देश इंग्लैंड के 200 वर्ष गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए जीते थे, हम परिवार के लिए जीते थे और आज भी जीते हैं। क्यों करता है बेईमानी? क्योंकि जितना व्यक्ति मेहनत का सर ईमानदार है, अभाव का जीवन जीता है, अपमान सहता है, जितना व्यक्ति हेरा फेरी कर लेता है, सुविधाओं से जीवन जीता है, लोग उसे आदर करते हैं, बड़ा आदमी है, इससे संस्कृति को बढ़ावा मिला। करेगा कब तक? जब तक व्यक्ति के साथ परिवार का दायित्व रहेगा, व्यक्ति हेरा फेरी करेगा ही। इसके लिए हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते, हालात का विरोध करते हैं। हमने रायबरेली में पर्चा भरा था। हमने कहा था पैदल यात्रा के दौरान, क्योंकि हमने 17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। देश के 20 प्रदेश 235 जिले घूम कर देखा। हमने कहा था इस देश के लोगों, जाओ और जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, आजादी का झूठा शोर, नेता अधिकारी व्यापारी चोर, चोरी चोर करेगा कब तक? परिवारवाद रहेगा जब तक। जनसंख्या बड़ी देश की भारी, खेती बट गई क्यारी क्यारी, बड़ी देश में बेरोजगारी, जनता भूख मरेगी सारी। नीचे लिखे वोट पे उनको, आपका विवेक चाहे जिनको, विचार हमारे फैसला आपका। मुख्य बात है हेरा फेरी करता किसके लिए है? परिवार के लिए। किसी पर 4 बच्चे हैं, जगह का अभाव है, बड़े बेटे की शादी कराती है, एक कमरा बेटे बहू को, एक में पत्नी और बच्चे, सबसे बड़े पिताजी की चारपाई निकालकर घर से बाहर डाल दी जाती है। उसे पहला इनाम मिला बच्चे पैदा करने, पालने और शादी कर देने का। सर्दियों के दिनों में 98% बुजुर्ग बच्चों को सोच मिलेंगे। जब आप बुजुर्ग होंगे घर जाकर सोच लें कि मुझे कहां कितनी जगह मिलने वाली है। और इसलिए कहता है कि मेरी संतान मेरी मदद करेगी। वो संतान आज खाना देने से इंकार कर देती है, अभी तो देती है, आने वाले 10 वर्षों में नहीं देगी। क्योंकि इसी देश में उड़ीसा में कालाहांडी में लोग भुखमरी अपने बच्चे भेज देते हैं। बिहार में 2 जिले ऐसे हैं, किशनगंज और छपरा, जहां महिलाओं को बेचने का व्यापार होता है। बिहार में मुंगेर ऐसा जिला है जहां आज लोग चूहे गिरहरी खगो पेड़ की दौड़ छल खाकर लोग जीवनापुर करते हैं। मिजोरम लोग कुत्ते खाने को बढ़ जाते हैं। मणिपुर में वाले कीड़े से लेकर सांप तक खा जाते हैं। और नागालैंड में नागा जनजाति के लोग कुत्ते बिल्ली सांप तो खाते ही हैं। मरने से पहले बुजुर्ग को काट कर खा लेते हैं। वो वक्त आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसलिए करता है कि मेरी संतान मेरी सेवा करेगी। वो संतान कई बार पिताजी का कत्ल कर देती है, लूट लेती है। हर संतान ऐसा नहीं करती, सभ्यता के दायरे में है। संतान हिंदू है, हिंदू भाई है तो गाय दान कर देता है। हमने तो गाय दान कर दी, नाक में दम कर रखा है, अब तो ऊपर वाला उठा ले। दीनी भाई है तो कहता है अब तो अल्लाह जन्नत बख्शे, निजात दिलाए, हमने तौबा कर ली। सिख है तो कहता है यार अब तो उठा ले। हिंदुओं से सिक्का ईसाई नहीं है, सब एक जैसे हैं। अंतिम वक्त आया, पिताजी ने बेटी को बुलवाया, सर पर हाथ रखकर पूछा बेटी ठीक तो है? बड़ी इच्छा थी मिलने की। बेटी ने नाराज होकर कहा 4 चक्कर फालतू में लगा दिए गए, हम सोचते साथ ही चलेंगे। पिताजी मिलना चाहते हैं, बेटी मरने की कामना करती है, उस संतान के लिए हेरा फेरी करते हैं। दोस्तों हम कैसे बराबर होंगे? ये बराबरी की बात तो 5 लोगों ने कही। पहला सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक गुलामी से छुटकारा पाना ही नहीं है। देश की संपत्ति का समान बंटवारा, जात पात में सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों से मुक्ति, सांप्रदायिकता व धर्मांतता को जड़ से उखाड़ फेंकना ही सच्ची आजादी होगी। नेता सुभाष चंद्र बोस। दूसरा महात्मा गांधी जी ने कहा आर्थिक समता अहिंसक स्वराज की कुंजी है। महात्मा गांधी। जब तक धन की बराबरी नहीं होगी, हिंसा लूटपाट होगी। तीसरा जितना ये नक्सलाइट से लेकर जितना भी उग्रवाद है, ये आर्थिक असमानता की देन है। तीसरा वीर सावरकर ने कहा कि अमीर हमेशा गरीब पर शासन करेगा। आर्थिक समानता के अभाव में भाईचारे की बात एक सपना है। यहाँ तो गरीब बेचारा रॉ मटेरियल है इस राजनीति में। यहाँ जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं है। यहाँ तो पूंजीवाद की सरकार जनता के द्वारा और पूंजीवाद के लिए है जो काम करती है। अगर ये बनानी है तो आपको आपसे अपने कमाए हुए पैसे में से एक एक पैसा खर्च करके बचाना होगा और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होगी। भगत सिंह ने कहा था जब तक इस देश में निजी संपत्ति का अधिकार रहेगा तब तक आम नागरिक को आजादी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आजादी के 68 वर्ष बाद भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पुनः गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। यह अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। आप देखते हैं, कैलकुलेट कर लें, टिप्पणी से मेरा कोई वैसा आशा तो है नहीं
कि जिस रेल के हम जनरल डिब्बे में चलते हैं 3 टियर का किराया उससे 40% अधिक होता है, जिसमें 72 लोग बैठ के जा सकते हैं, 73 अलाउ नहीं करते हैं। अगर जनरल में 40% लोग बढ़ा दें 72 के और 101 लोग हो जाएं तो दोनों की आमदनी बराबर हो जाएगी। जबकि 20 डिब्बे की ट्रेन में 4 डिब्बे जनरल में जितने लोग होते हैं इतने 16 डिब्बे में लोग होते हैं, उसमें 400 लोग ठुके जाते हैं, यानी गरीब पे ज्यादा करता है और सुविधाएं कम पाता है। तो गरीब का किराया महंगा है। यहाँ रेल का, जहाज का किराया सस्ता और बस का किराया महंगा। आपने सुना होगा 8 वर्ष पहले अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी के जन्म पर 200 करोड़ का जहाज दिया था, 200 करोड़ का 50 सीटर, उससे कम का जहाज नहीं आया। 9% ब्याज के हिसाब से 200 करोड़ का ब्याज 1 साल का 18 करोड़ हो जाता है, 1 महीने में 1.5 करोड़ और 1 दिन का 50,000। उसकी उम्र जब कार की उम्र 12 साल और कर दी तो जहाज की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। 200 करोड़ का जहाज 20 करोड़ का रह जाएगा, 18 करोड़ साल का वो घटेगा, 50,000 रुपये पर डे हो जाना, यानी 1 लाख रुपए पर डे घाटे में चलता है। जहाज के किराए आधे कर देंगे और बस के किराए बढ़ा दिए। यहाँ किसान का गेहूं 1500 रुपये क्विंटल, खाद लगाता है, पानी लगाता है, जुताई करता है, बुवाई करता है, प्राकृतिक आपदा झेलता है, और सीमेंट की मिट्टी 600 रुपये क्विंटल, 650। यहां क्योंकि यहां राजनेता, धर्माचारी, उद्योगपति और इनका समझौता है और चारों मिलकर देश को लूटते हैं। क्या सूरत का। इसके बाद भैंस का दूध, भैंस 50,000 की आती है, 50 रुपए का खाना खाती है, चारा खाती है, 150 से 200 रुपए का आदमी रहता है, 6 से 8 लीटर दूध देती है। दूध का रेट डेयरी पर जाएंगे 24 रुपए लीटर और बिस्लेरी का पानी 20 लीटर। अरे पानी बेचने वाला अमीर होगा या दूध बेचने वाला? यहां आप देख रहे हैं किसान का ब्याज 9%, किसान का ब्याज 100 पर 5%, यानी 1 साल में 60 देता है, और अमीर 100 पर 9 देता है, वो भी लेकर भाग जाए माल्या की तरफ तो कोई आपत्ति नहीं है। 30 लाख करोड़ रुपया इन बैंकों का, आपके भागीदारी का पैसा इन उद्योगपति के पास है, जिनमें से आपके यहां भी एक हो सकता है। और तो और 5 लाख करोड़, 5,70,682 करोड़ रुपया मौत 10 परिवारों के पास देश का कर्जा है, जो उन्हें देना नहीं है। लोग कमाकर मालदार नहीं हो रहे हैं, ये हरामखोर सरकार ऐसे लोगों को मालदार करने में लगी हुई है, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे तो ये लोग लूट के खाते ही रहेंगे। तब भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश में निजी संपत्ति का अधिकार रहेगा तब तक आम नागरिक को आजादी का कोई लाभ नहीं मिलेगा, और आज निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको पुनः गुलामी को ले जाया जा रहा है। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सारा जीवन लगाकर राजा फकीर को बराबर किया और अंत में कहा कि आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता अर्थहीन है, धन की बराबरी के बगैर वोट की बराबरी बेकार है। आजादी के 68 वर्ष बाद किसी भी राजनेता, राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक समानता की बात आरंभ तक नहीं की। इसका अर्थ है कि आप आजाद हिंद के आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं, कैसे बराबर होंगे? अपना है नागरिक का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक समानता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार मुक्ति का समाधान है। स्वराज सिंह पदयात्री समस्त भारत। यदि देश के नागरिक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, हमारे पैदा होने में संतान राष्ट्रीय संपत्ति हो, एक बच्चे के बाद रोक लगाई जा सकती है, सिर्फ डिलीवरी हॉस्पिटल होगी। 60 साल में 2 लोग दुनिया जाएंगे, पति पत्नी, बच्चा एक पैदा होगा, आबादी घटेगी, संसाधन बढ़ेंगे, आपके भूख नहीं मरेंगे, वो हमारे पास रहेगा बच्चा। तो अधिकारी का अधिकारी के, व्यापारी का व्यापारी के, नेता का नेता के। जब हमारा आप लोग 50 रुपए के अपना ईमान बेच देंगे तो अधिकारी सैकड़ों लोगों को बेईमानी क्यों छोड़ दे, और व्यापारी और नेता लाखों को बेईमानी कैसे छोड़ सकता है? इसलिए बच्चा पैदा होती राष्ट्र की संपत्ति हो, जिसे समान शिक्षा, समान सुविधा, समान वर्धन, समान व्यवस्था मिले। जाति व्यवस्था मिट जाएगी, है भी नहीं। धर्म वहीं पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध, जिसे चाहे उसे माने। धर्म तो जीने का ढंग सिखाता है, बैर करना नहीं सिखाता। इसलिए जब बच्चा 5 साल का हो तो उसे रोजगार, उसे शिक्षा गारंटी का राष्ट्र दे, और जब 18 साल का हो तो रोजगार गारंटी राष्ट्र दे। ये पूछा था बाबा साहब से, किसी विकसित राष्ट्र का पैमाना क्या है? जिस राष्ट्र में महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी वो राष्ट्र अधिक विकसित होगा। अभी 50% आबादी तो यहाँ खाना बनाने में लगी है, तुम कैसे विकसित हो सकते हैं?
और जब 55 साल का रिटायर्ड हो, जिसकी संतान उसे खाने को नहीं देती, उसकी व्यवस्था पेंशन रूप में राष्ट्र करे, तब हर बुजुर्ग देश का बुजुर्ग, हर बच्चा इस देश का बच्चा, हर नागरिक का ये देश होगा। नेता के साथ नेता की संतान नहीं होगी, नेता किसको तो बेईमानी करेगा, अधिकारी की अधिकारी के साथ नहीं होगी, अधिकारी के योग में किसको बेईमानी करेगा, हमारे साथ नहीं होगी, हम भी बेईमानी नहीं करेंगे। तब सही मायने में आप आजाद होंगे और देश तरक्की करेगा। दोस्त आजादी की तीसरी लड़ाई है जो आपको खुद लड़नी है। हम 17,212 किलोमीटर पैदल चले हैं, हमारे साथी पैदल चलने के लिए निकले हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आपको 10वां हिस्सा 17 किलोमीटर चलना होगा। साधन है गाड़ी से चलें, साधन है मोटरसाइकिल चलें, साधन है साइकिल चलें, साधन ही नहीं तो पैदल चलें। अपनी बात लोगों को बताएं और अपने कमाए हुए पैसे में से ये मांगने वाला हाथ, फैलाने वाला हाथ बंद करना होगा, देना सीखना होगा। कितना? जो साथी बीड़ी, जो साथी चाय पीते हैं, बात नहीं, जो साथी चाय पीते हैं, चाय पीना बंद न करें। अगर घर में आप 5 लोग हैं और 2 बार चाय पीते हैं, 10 ml चाय कम डालें, 1 कप चाय बच जाएगी, 5 रुपए की होती है। 5 में रोजाना के हिसाब से 1 महीने में 150 रुपए हो जाते हैं और 1 साल में 1800, 5 साल में 9000 हो जाते हैं। 2 जगह बांट लें। ज्यादा लगता है कम करते हैं, कम कर लें। जो साथी चाय नहीं पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने का बक्सा नहीं हो, जो साथी बीड़ी पीते हैं और पीकर फेंकते हैं, फेंकने से पहले 1 का 100 लगाएं। जितना टेस्ट है धुआं 10 मिनट लेते हैं उतना 9 में ले सकते हैं। बिना किसी नुकसान के एक बीड़ी रोजाना बताई जा सकती है जो 50 पैसे की होती है। 50 पैसे रोजाना के हिसाब से 1 महीने में 15 रुपए हो जाते हैं, 1 साल में 180 रुपए जाते हैं। साल में 1 दिन की मजदूरी और महीने में 1 दिन का समय आपको जगाने के निकाला आपके बच्चे को, राजा के बच्चे को बराबर कर सकता है, आपको गुलामी छुटा सकता है। आप आजाद होना चाहते हैं गुलाम, ये आपको तय करना है। मैं समझता हूं जिन मेरे साथियों ने ध्यानपूर्वक सुना है, हम उनके आभारी हैं, बधाई के पात्र हैं। कोई बात अच्छी न लगे ये सोच के माफ कर देंगे, पागल आदमी हैं। आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, विजय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। जो लोग, जिनको लगता हो कि ये दिशा ठीक है, आप किसी भी पार्टी में रहें, सोच बदलेंगे तो देश बदल जाएगा। लड़ाई लड़िए अपने बराबरी की। एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त मैं कर देता हूं, समापन तो हो ही चुका है। एक ट्रैक्टर में, हालांकि उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिसको जगाना होता है ना,